Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So first let's begin with our टाइटल कि आखिर आज का टाइटल क्या कह रहा है हमारे एडिटोरियल का. ठीक है. सो व्हाट डज इट सेज? सेंस ऑफ प्रपोर्शन. देखो ऑन द राहुल गांधी केस, तो आज का जो आपका आर्टिकल है वो जो राहुल गांधी के ऊपर जो डेफेमेशन का केस चल रहा था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसके ऊपर आज का आपका आर्टिकल रहेगा. ठीक है. द लोकसभा सेक्रेटरीट शुड शो प्रॉम्प्टिट्यूड. देखो प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब होता है क्विकनेस. ठीक है. वो जल्दी से किसी भी चीज़ को करने की जो आपकी इच्छा होती है, जो क्षमता होती है, हम उसे प्रॉम्प्टिट्यूड कहते हैं. ठीक है. प्रॉम्प्टिट्यूड कहाँ से वर्ड आया है? प्रॉम्प्ट से. ठीक है. द सो प्रॉम्प्टिट्यूड वुड बी मीनिंग विल बी द क्विकनेस इन डूइंग एनी अ थिंग. ठीक है. तो जो लोकसभा के जो सेक्रेटरी हैं उन्हें प्रॉम्प्टिट्यूड दिखाना चाहिए, मतलब क्विकनेस दिखाना चाहिए. किस चीज़ में? इन रिस्टोरिंग. रिस्टोर करना इस वापस से उसी स्थिति में लाना, इस रिस्टोर करना. ठीक है. तो वापस से उसी स्थिति में लाना चाहिए राहुल गांधी के मेंबरशिप को. ठीक है. राहुल गांधी मेंबरशिप तो जो पहले जैसी थी अभी फिर से ही उसी स्थिति में आपको वापस से लाना चाहिए. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जो वहाँ का गुजरात का जो कोर्ट था उन्होंने डिसमिस कर दिया था राहुल गांधी जी के मेंबरशिप को, जो उनका एमपी का जो स्टेटस था. अब उसे फिर से रिस्टोर कर देना चाहिए. ठीक है. और जबकि रिस्टोर हो भी गया है, आज का अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे रीसेंट न्यूज़ तो रिस्टोर भी हो चुकी है. ठीक है. तो यहाँ आज एडिटोरियल सुबह में आया है तो इसलिए वो सजेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिस्टोर कर देना चाहिए. ठीक है. ओके. अब हम एडिटोरियल को पढ़ लेते हैं. ठीक है. अब रिस्टोर हो चुकी है. वो पूरे आर्टिकल में यही कह रहे हैं कि रिस्टोर जल्द से करना चाहिए. ठीक है. रिस्टोर हो भी चुकी है अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो. बट ओके, एडिटोरियल के हिसाब से अब हमें पढ़ना है तो हम पढ़ लेते हैं. ठीक है. तो अब हम आ जाते हैं अपने वोकैबुलरी पे. ठीक है. सो फर्स्ट देखो इस पेज, इस स्लाइड पे जो भी वर्ड्स हैं ना वो आपके वोकैब जो होती है ना, मतलब जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड का ऐसे मीनिंग होता है, वो वोकैबुलरी याद करने के सेंस से इस पे वो वर्ड्स नहीं है, पर जो आज का आर्टिकल है उसको समझने के सेंस से ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. तो मैंने इसीलिए ये वर्ड्स रखे हैं ताकि आपको आर्टिकल समझ में आ जाए. ठीक है. जो समझने हैं, जो आपको याद रखने हैं वर्ड्स, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से हैं वो वर्ड्स. ठीक है. पर अब के लिए ये सारे टर्म्स को हम समझ लेते हैं बिकॉज आज का थोड़ा लीगल टाइप है. ठीक है. लीगल लैंग्वेज यूज़ की गई है आर्टिकल में, तो उसे समझने के लिए हमने ये वर्ड्स रखे हैं आपके लिए. ठीक है. तो फर्स्ट वर्ड इज़ स्टेइंग द कन्विक्शन. स्टेइंग द, देखो किसी भी जब हम स्टे करते हैं, देखो आपने सुना होगा आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर आया है. स्टे ऑर्डर, किसी पे भी स्टे ऑर्डर लाना इस किसी भी उस ऑर्डर को उस स्थिति में ही रोक देना. ठीक है. जो भी चीज़ चल रही है उस स्थिति में उसे वहीं पे यथास्थिति रोक देना इस स्टे ऑर्डर लाना. ठीक है. तो यहाँ पे किस चीज़ पे स्टे हो रहा है? स्टे करना इस रोक देना. तो जो कन्विक्शन है, ठीक है, जो कन्विक्ट करना था राहुल गांधी जी को, उस पर रोक लगा दी गई है. ठीक है. प्रिवेंटिंग अ कन्विक्शन फ्रॉम टेकिंग एक्शन. कन्विक्ट करना इस किसी को भी गुनहगार घोषित करना, उसे सज़ा देना, उसे इम्प्रिजनमेंट देना. ठीक है. उसे प्रेजेंट में डालना. ठीक है. तो यहाँ पे उस पे रोक लगा दी गई है. ठीक है. तो प्रिवेंट करना इज़ रोकना, तो कन्विक्शन को रोकना इज स्टेइंग द कन्विक्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज सब्सटैंशिव रीज़न. सब्सटैंशिव रीज़न का मतलब होता है अ गुड रीज़न. ठीक है. अच्छा खासा रीज़न को हम जो कहते हैं ना हिंदी में, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं सब्सटैंशिव रीज़न. ठीक है. क्रिमिनल डेफेमेशन. देखो डेफेमेशन तो वैसे तो होती है मानहानि. क्रिमिनल डेफिनेशन का क्या मतलब है, आइए हम उसे पढ़ते हैं. द क्राइम ऑफ मेकिंग फॉल्स एंड मेलिशियस स्टेटमेंट्स. मेलिशियस इज झूठे स्टेटमेंट्स. तो झूठे स्टेटमेंट्स को कहना या बनाना अबाउट समवन, किसी के बारे में, दैट डैमेज देयर रेपुटेशन. ठीक है. अगर उनके रेपुटेशन को वो डैमेज करे और आप उस पर कैसे डैमेज करिए, बिकॉज वो स्टेटमेंट्स झूठे हैं इसलिए उनके रेपुटेशन को डैमेज कर रही है, तो वो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम
उस क्राइम को हम क्या कहेंगे, क्रिमिनल डेफेमेशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम सेंटेंस। मैक्सिमम सेंटेंस का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम तो आपको पता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा। सेंटेंस इज यहाँ पे क्या है, सज़ा, ठीक है। सज़ा को हम लीगल लैंग्वेज में सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। द हाइस्ट पॉसिबल पनिशमेंट दैट कैन बी गिवन फॉर अ क्राइम, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी सज़ा होती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा हद तक हम उसे मैक्सिमम सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट इज़ डिस्क्वालीफाइड, प्रिवेंटेड। डिस्क्वालीफाइड का तो मीनिंग आपको पता ही है कि आपको रोका जाता है कोई चीज़ करने से, ठीक है। नेक्स्ट इज कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, ठीक है। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का मतलब है लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट समवन हु हैज़ डिसओबेड अ कोर्ट ऑर्डर। तो जिन्होंने कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की है, अवहेलना इज नहीं माना है जिन्होंने कोर्ट का ऑर्डर, तो उनके खिलाफ जब लीगल एक्शन लिया जाता है ना, तो उस प्रोसेस को हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो जब उनके ऊपर फिर से केस चलाया जाता है कि आपने हम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना है, इसलिए हम अब आप पे और कार्रवाई करेंगे, इसके बाद हम और ज़्यादा एक्शन लेंगे, तो हम उस एक्शन को, प्रोसीडिंग्स तो होती हैं जो सुनवाई होती है, ठीक है। तो कंटेम्प्ट इज न माना, किसी भी चीज़ को सॉरी, किसी भी चीज़ को नहीं मानना इज कंटेम्प्ट, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने सुना होगा, मतलब कोर्ट की बात आपने नहीं सुनी है। तो जब आप बात नहीं सुनते हो कोर्ट की, तब जो प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं, हम उन सुनवाइयों को हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कहते हैं, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड पे जो भी वर्ड्स हैं ना, वो आपको याद करने होंगे, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये याद करने लायक हैं, ठीक है। तो समझ लीजिएगा और याद भी कर लीजिए इन वर्ड्स को, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज़ एडमोनिश्ड। एडमोनिश्ड करने का मतलब क्या होता है, टोल्ड ऑफ। टोल्ड ऑफ का यहाँ पे क्या मतलब होता है, वॉर्न करना। किसी भी चीज़ को, कोई भी आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप सचेत कर रहे हो, वॉर्न कर रहे हो, या फिर क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, उन्हें फटकार लगा रहे हो, तो उसे हम कहते हैं एडमोनिश करना, ठीक है। वैसे ये वर्ड लीगल लैंग्वेज में यूज़ होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एडमोनिश किया है स्टेट गवर्नमेंट को। सुप्रीम कोर्ट एडमोनिश द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है। वॉर्न किया है, क्रिटिसाइज किया है, ये मतलब आता है एडमोनिश का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डॉजी। तो कोई भी चीज़ अगर डॉजी है तो वो ट्रस्ट करने लायक नहीं है, नॉट रिलायबल और ट्रस्टवर्दी, ठीक है। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ डॉजी कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ अमॉर्फस। अमॉर्फस का मतलब होता है विदाउट अ क्लियर और अ डेफिनाइट शेप और फॉर्म, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उसकी जो रियल स्टेट ऑफ सिचुएशन है हमें वो नहीं पता चल रहा है, तो वो चीज़ अमॉर्फस स्टेट में है, ठीक है। मतलब अनक्लियर स्टेट में है वो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ परवर्स। परवर्स का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ई साइलेंट है, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है परवर्सी, परवर्स इज़ द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो परवर्स का मीनिंग क्या हो गया, रॉन्ग और अनरीजनेबल। तो कोई भी चीज़ अगर रॉन्ग है, ठीक है, अनरीजनेबल है, मतलब इलॉजिकल है, तो वो परवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रैंडॉइज। ग्रैंडॉइज का मतलब है इम्प्रेसिव बट ऑल्सो बोस्टफुल और एरोगेंट, ठीक है। इम्प्रेसिव तो है, मतलब बड़ी बड़ी बातें तो हैं, पर वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, ठीक है। सामने वाले व्यक्ति के लिए वो एरोगेंट है, ठीक है। बड़ी बड़ी फेंकते हैं, ठीक है, लोग बड़ी बड़ी, हम कहते हैं ना ये तो बहुत डींगे मारता है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी बातें तो हैं पर वो सही नहीं है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रैंडॉइज, ठीक है। नेक्स्ट प्योरिटी। द प्योरिटी तो आपको पता ही है मीनिंग, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ और करप्शन, ठीक है। तो जिस पे मतलब करप्शन नहीं है, सभी की सारी चीज़ें प्योर हैं, तो वो प्योरिटी स्टेट में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सबवर्ट, ठीक है। सबवर्ट का मतलब क्या होता है, अंडरमाइन और ओवर थ्रू समथिंग एस्टैब्लिश्ड और एक्सेप्टेड। तो जो चीज़ एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है, मान ली गई है, या फिर जो चीज़ को एक्सेप्ट ऑलरेडी किया गया है, हम उस चीज़ को अंडरमाइन करते हैं। अंडरमाइन करना इस कम आंकना, ठीक है। ओवर थ्रो करना इस उसे इग्नोर कर देना। तो हम किसी भी चीज़ को जो एक्सेप्ट की गई है हम उसे इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, तो हम सबवर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एनो यहाँ पे स्लाइड्स का ये आपका नंबर आ रहा है,
बट कुछ टेक्निकल ग्लिच है, ये मूव नहीं हो पा रहा है यहाँ से। सो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ वहाँ पे क्या चीज़ है, तो आप उससे समझ लेना, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ओके, बट स्लाइड्स यहाँ से दूसरी तरफ से भी वो देखो चला गया वो, दो वो कुछ ग्लिच आ रहा था। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो मैं फिर से कर दे, अरे यार ये फिर से आ गया, रुक जाओ, हाँ रुक जाओ, हाँ देखो यहाँ पे आ गया, वो सबवर्ट आ गया आपका, ठीक है। एंड ओके, अब हम इस पेज पे भी आते हैं, ठीक है। और इस पेज में जो आपके याद करने लायक वर्ड्स हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। और ये जो वर्ड्स हैं दो, ये आपके इस आर्टिकल को समझने के लिए हैं, ठीक है। तो आप इन वर्ड्स को याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, अ मोशन इन अ लेजिस्लेचर। तो ये एक प्रस्ताव, मोशन इज बेसिकली प्रस्ताव होता है, ठीक है। तो कहाँ पे, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट में जब एक प्रस्ताव दिया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, तो जब अविश्वास प्रस्ताव को हम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, ये यूजुअली अपोजिशन पार्टीज़ करती हैं, ये पास करती हैं। वो स्पीकर से ये एक रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन पे हमें, उनके मेजॉरिटी पे हमें डाउट आ रहा है कि उनको जितनी रिक्वायर्ड, देखो अलायंस में जब गवर्नमेंट बनी होती है ना, तभी एक यूजुअली ये सिचुएशन आती है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, ठीक है। तो वो अपोजिशन पार्टीज़ कहती हैं कि जो इनके अलाइन जो इनके कोalition के साथ, जो इनके मेंबर्स हैं, जो इनके साथ जिन्होंने अलाइन किया था, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया है और हमें डाउट है कि इनके पास अब मेजॉरिटी नहीं है। तो जब गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नंबर्स नहीं होता है, तो ऐसे डाउट जब आते हैं तब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है, तभी ये प्रस्ताव पास किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। फिर अगर ये मोशन पास हो जाता है तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उससे लोकसभा के स्पीकर को बहुमत, फिर से उन्हें बहुमत का जो आंकड़ा होता है ना वो प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। उन्हें विश्वास दिलाना जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उन्हें विश्वास दिलाना होता है संसद को कि देखो, नहीं आपके जो डाउट्स हैं वो सही नहीं है, हमारे पास फुल मेजॉरिटी है, ठीक है। वो वोट होता है, फिर वो दिखाते हैं, मतलब कैसे दिखाता है, उनके मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं उस दिन पार्लियामेंट में, फिर वो दिखाते हैं कि देखो इतने सारे प्रेजेंट हैं और ये हमारे साथ ही हैं, ठीक है। तो ये लीगल आपका टर्म हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। होप आपको आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है। इसे हिंदी में अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा ये वर्ड, ठीक है। सबवर्ट्स डेमोक्रेसी, देखो सबवर्ट का तो मैंने आपको मीनिंग बता ही दिया था, अंडरमाइन करना, किसी भी चीज़ को कम आंकना। तो यहाँ पे किस चीज़ को कम आंका जा रहा है, डेमोक्रेसी को कम आंका जा रहा है, ठीक है। अंडरमाइंस और ओवरथ्रोज द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो जब आप डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को इग्नोर करते हो, नहीं मानते हो, तब आप सबवर्ट कर रहे हो डेमोक्रेसी को, ठीक है। ग्रेव, तो कोई भी चीज़ अगर ग्रेव है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत बारी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में, बैंक एग्ज़ाम्स में स्पेशली, तो याद कर लो इसे। कोई भी चीज़ अगर ग्रेव है तो वो बहुत ही सीरियस है और या फिर वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो ये सीरियस के टर्म में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। मॉरल ट्राइपिट्यूड, देखो मॉरल ट्राइपिट्यूड का क्या मतलब होता है, बिहेवियर दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी मॉरली रॉन्ग और करप्ट। देखो मॉरल तो आपको पता ही है, और जो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हो, और जो ट्राइपिट्यूड का मतलब होता है हनन करना, ठीक है। तो जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उनका हनन किया जा रहा है, ठीक है। मतलब मॉरल जो एक्सेप्टेड बिहेवियर है, वो जब आप ऐसा बिहेवियर को आप अपनाते हो जो कि मॉरली रॉन्ग है या फिर करप्ट है, तो आप मॉरल ट्राइपिट्यूड हो, ठीक है। आपका बिहेवियर मॉरली ट्राइपिट्यूड है, ठीक है, मतलब मॉरली सही नहीं है, ठीक है। प्रॉम्प्टिट्यूड का मैंने आपको बताया था, क्विकनेस होता है जो, द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्विक एंड एफिशिएंट, जो वो आपकी तत्परता रहती है, ठीक है।
तो हम उसे कहते हैं प्रॉम्प्टिट्यूड। फ्लिम्जी अगर कोई भी चीज़ है तो वो नॉट स्ट्रॉन्ग है या फिर वेल सपोर्टेड है। तो कोई भी चीज़ अगर वेल सपोर्टेड नहीं है, ठीक है, मतलब वीक है कोई भी, तो हम कोई भी चीज़ अगर वीक है तो वो उसे हम फ्लिम्जी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्जेक्शनेबल। ऑब्जेक्शनेबल का मतलब होता है नॉट एक्सेप्टेबल और प्लीजिंग। तो कोई भी चीज़ जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ अगर प्लीजिंग नहीं है, प्लीजिंग इज जो सेटिस्फाइंग नहीं है, तो वो ऑब्जेक्शनेबल है, ठीक है। रिग्रेटेबल जो क्या चीज़ होती है, अगर कोई भी चीज़ रिग्रेटेबल होती है तो वो आपको रिग्रेट इज़ पछतावा, ठीक है, तो वो आपको पछतावा दे रही है, डिसअपॉइंटमेंट दे रही है, निराशा दे रही है कोई भी चीज़, तो वो रिग्रेटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ सटल। सटल का आपके यहाँ पे मतलब है नॉट ऑब्वियस और इजीली नोटिस। तो कोई भी चीज़ अगर वो ऑब्वियस नहीं है, इजीली नोटिस नहीं है, तो वो सटल है इस पैसेज में, हाँ, इस आर्टिकल में, ठीक है। इस आर्टिकल में सटल का मीनिंग ये आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनेबल्ड। एनेबल्ड का आपका मतलब होता है मेड इट पॉसिबल फॉर समथिंग टू हैपन। तो कोई भी चीज़ को अगर आप एनेबल कर रहे हो तो आप उसे सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ हो, ठीक है। तो पूरे 16 मिनट हमने वोकैबुलरी डिस्कस की है, ठीक है। तो होप आपको ये सारे मीनिंग्स अच्छे से समझ में आए हों, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यों हाईलाइट किया है ग्रीन में, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। यहाँ पे आपको एक ग्रामर दिखानी थी, अगर आप इसे ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। द बेंच हैज़ नोटेड, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, ठीक है। ये हैज़ ना आपका इस द बेंच के लिए लिखा गया है, ठीक है। किसने नोट किया है? द बेंच ने नोट किया है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे पढ़ते द बेंच हेडेड बाय बी आर गवई हैज़ नोटेड, तो आपको ऐसा लगता था कि बी आर गवई जी ने नोट किया है, नहीं, यहाँ पे किन्होंने नोट किया है? द बेंच। वो जो बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेंच थी, हम बेंच किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ जजेस को हम बेंच कहते हैं, ठीक है। तो वो जो बेंच थी उन्होंने ये नोट किया है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल आपको यहाँ पे दिखाना था। और यहाँ पे पर्पल में क्यों है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 ईयर लिखा है, ठीक है। जब कोई भी आपका ईयर के पहले जब आपका नंबर लिखा होता है, ठीक है, और जब आर्टिकल होता है और हाइफनेट होता है या फिर हाइफनेशन आता है नंबर के बाद, तो हम ईयर में एस नहीं लगाते हैं, वो आपका रूल है ईयर का, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर नहीं होता या फिर यहाँ पे आर्टिकल नहीं होता, ठीक है, अगर आपका ऐसा दिया आपको सेंटेंस ऐसा दिया जाता था कि कोर्ट अवॉर्डिंग मिस्टर गांधी, यहाँ पे आर्टिकल नहीं होता था, ठीक है, टू और हाइफनेशन भी नहीं होता था, तो हम ऐसा लिखते थे कि 2 ईयर्स प्रेजेंट टर्म। पर यहाँ पे आर्टिकल भी है, हाइफनेशन भी है, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, ठीक है। तो जल्दी से अब हम आर्टिकल को पढ़ते हैं, ठीक है। इन स्टेइंग द कन्विक्शन, मतलब कन्विक्शन को स्टे करते हुए, रोकते हुए, किनके सज़ा को रोकते हुए? कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की सज़ा को रोकते हुए किस चीज़ में उन्हें सज़ा मिली थी? इन अ केस, एक केस में उन्हें सज़ा मिली थी, विच हैज़ फाउंड, उस केस में उन्हें फाउंड गिल्टी ऑफ मतलब उन पे ये आरोप लगा था और ये सिद्ध भी हो गया था कि उन्होंने डिफेम किया था। डिफेम मतलब मानहानि का उन पे इल्ज़ाम लगाया था। ऑफ ऑल दोस्त, किनको उन्होंने डिफेम किया था? जिनका सरनेम मोदी है, और हु हैव मोदी एज देयर सरनेम। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रीस्टोर्ड हिज मेंबरशिप, तो उस केस में उस केस की कन्विक्शन को रोक दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया है। रिस्टोर करना इस फिर से उसी स्थिति में वापस लाना, तो फिर से उनके मेंबरशिप को वैलिड कर दिया है। मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, उनके जो लोकसभा की मेंबरशिप थी उसको फिर से सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कर दिया है उनके कन्विक्शन को रोकते हुए, ठीक है। has restored the membership of Lok Sabha as well as much needed sense of proportion in public affairs. much needed sense of proportion मतलब यहाँ पे sense of equality, proportion is जो हम equal करते हैं ना, हम ऐसे proportion, इसका मतलब क्या होता है? 2 proportionate 4, मतलब 2 is equal to 4 in the sense हम ये कहना चाहते हैं ना। तो प्रपोर्शन मतलब इक्वल, तो जो सेंस ऑफ इक्वालिटी है पब्लिक अफेयर्स में लाने के लिए, मतलब इनजस्टिस नहीं हो रहा है पब्लिक अफेयर्स में, उस चीज़ को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इक्वालिटी दिखाते हुए, जस्टिस दिखाते हुए
इनके कन्विक्शन को रोक दिया है और इनके मेंबर राहुल गांधी जी के मेंबरशिप को भी फिर से रिस्टोर कर दिया है। ठीक है, द बेंच हेडेड बाय मिस्टर बी आर गवई, तो उस बेंच के हेड कौन थे? जस्टिस बी आर गवई। तो उनके द्वारा हेड की जा रही थी बेंच, मतलब वो लीड कर रहे थे उस बेंच को। उन्होंने नोट किया है कि द अब्सेंस ऑफ सब्सटेंसिव रीजन, सब्सटेंसिव इज जो ठोस सबूत थे, फॉर द ट्रायल कोर्ट अवॉर्डिंग मिस्टर गांधी अ 2 year प्रेजेंट टर्म। तो किस बेसिस पे, अब वो सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं कि किस बेसिस पे जो ट्रायल कोर्ट था गुजरात का, उन्होंने किस बेसिस पे राहुल गांधी जी को 2 years की सज़ा सुनवाई थी। उन्होंने कहा था कि एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि जिसके वजह से ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी जी को सज़ा दी थी। क्या था वो? द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर क्रिमिनल डेफेमेशन। तो ये जो 2 year टर्म होता है ना, 2 साल की सज़ा, ये मैक्सिमम सेंटेंस है, मतलब इससे ज़्यादा सज़ा नहीं होती है। ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा आप 2 साल की होती है अगर आप किसी को डिफेम करते हो। अगर आप पे क्रिमिनल डेफेमेशन का केस लगता है और अगर आप उस पर दोषी पाए जाते हो तो उस पर मैक्सिमम सेंटेंस मतलब 2 साल की, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा मिलती है। ठीक है, और किस लिए उन्हें ये दी गई थी ये सज़ा? फॉर हिज रिमार्क, उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए थे। क्या कहा था उन्होंने? वाई डू ऑल दीज थीव्स हैव मोदी सरनेम। तो नीरव मोदी का जो ये इंसिडेंट हुआ था, तो वो उन्होंने एक रिमार्क दिया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, उन्होंने ऐसा कहा था। तो और कब कहा था उन्होंने? मेड ड्यूरिंग द 2019 जनरल इलेक्शन कैंपेन। तो जब 2019 का जो लोकसभा इलेक्शंस थे तभी उन्होंने ये रिमार्क्स पास किए थे कि सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है। ठीक है, तो उससे इन पे डिफेमेशन का केस लगा था कि आप मोदी सरनेम वालों को आपने बदनाम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने इनके रिमार्क, इन्होंने जो ये रिमार्क पास किया था इसके वजह से इनको 2 साल की सज़ा दी थी। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? इट ऑल्सो नोटेड, बेंच ने ये भी बात को नोट किया है, मतलब कहा है कि द सेंटेंस बीन इवन अ डे शॉर्टर, कि अगर एक दिन भी ये देरी से दिया जाता था, ये जो उनका पनिशमेंट था, अगर उनको एक दिन भी अगर देरी से दिया जाता था तो ही वुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द लोकसभा। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी कि आपको देर से नहीं देना है। तो अगर एक दिन भी शायद, या फिर वो कोर्ट को, वो शायद सुप्रीम कोर्ट पे अप्रोच करने वाले थे कि इस सज़ा को ना दिया जाए। ठीक है, तो जब ये अप्रोच करने वाले थे उससे पहले ही जो ट्रायल कोर्ट था, राहुल गांधी जी के सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने से पहले ही ट्रायल कोर्ट ने इन्हें सज़ा भी दे दी थी कि आप दोषी पाए गए हो इस केस में, अब आपको हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो यहाँ पे कोर्ट कहती है कि अगर एक दिन भी अगर नहीं दिया, एक दिन भी अगर देरी से दी जाती थी उनको ये सज़ा, तो उनकी मेंबरशिप से, उनको लोकसभा से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता था, बिकॉज फिर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता था उनके कन्विक्शन पे। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं कि अगर एक दिन भी देरी से दी जाती थी ये सज़ा ट्रायल कोर्ट के द्वारा, तो उनकी लोकसभा की जो मेंबरशिप है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होती थी। द कोर्ट हैज़ ऑब्वियसली सीन दैट द क्वांटम ऑफ द सेंटेंस, क्वांटम इज़ जो जितना उनको सज़ा दी जा रही है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उनको जितनी सज़ा दी जा रही है वो इक्विवेलेंट है, वॉज द सेम एज, मतलब वो इक्विवेलेंट है, किस चीज़ के बराबर है? एज द प्रेजेंट टर्म दैट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट समवन डिस्क्वालीफाइड एज अ लेजिस्लेटर। वो इक्विवेलेंट है किस चीज़ के? कि अगर आप किसी लेजिस्लेटर को डिस्क्वालीफाई करना चाहते हो तो आपको उनको मिनिमम 2 साल की सज़ा दी जाती है, किसी भी अगर लेजिस्लेटर, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया है कि उन्हें ये सज़ा दी गई है, और जो ये सज़ा उनको दी गई है ये इक्विवेलेंट है किसी भी लेजिस्लेटर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, एज वेल एज फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन फॉर 6 years आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्म। और ये उस चीज़ के भी बराबर है कि अगर आपको किसी के भी लेजिस्लेटर की, अगर हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं किसी भी लेजिस्लेटर को, तो वो उनके 2 साल की तो सज़ा मिलती ही है क्रिमिनल डेफेमेशन के बाद। फिर और तो और उन्हें इलेक्शन में भी कॉन्टेस्ट नहीं करना मिलता है 6 years तक। ठीक है, उनका 2 साल तो वो जेल में रहेंगे, फिर और 6 साल तक उन्हें कॉन्टेस्ट नहीं करना मिलता है इलेक्शन में, मतलब टोटल 8 साल तक वो इलेक्शन में नहीं ठहर सकते हैं। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा है कि
अगर ऐसा होता और कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि ये वैसे ही हो रहा था, हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अगर उन्हें ये सज़ा दी जाती है तो वो फिर 2 साल जेल में रहते थे और फिर 6 साल उनको इलेक्शन नहीं करना मिलता था, पर अब हमने उस सज़ा को रोक दिया है। ठीक है। द बेंच हैज़ ऑल्सो नोटेड दैट द ओनली रीज़न, ठीक है, अब इस रीज़न के लिए ये वॉज लिखा है। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, रीज़न आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पे रूल है। तो द बेंच ने और भी किस चीज़ को नोट किया है, और भी क्या चीज़ कही है कि जो रीज़न है गिवन बाय द ट्रायल कोर्ट इन फेवर ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस, कि उन्हें मैक्सिमम सेंटेंस क्यों दिया गया है, ट्रायल कोर्ट ने आखिर क्यों दिया है, तो वो रीज़न है कि वॉज दैट मिस्टर गांधी हैड ऑल्सो बीन एडमोनिश्ड इज, उन्हें पहले भी वॉर्न किया गया था सुप्रीम कोर्ट से इन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इज, उन्होंने कोर्ट के आदेशों का अवहेलना की थी 2019 में। ठीक है। तो कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने उन्होंने की थी, इसीलिए भी ट्रायल कोर्ट ने उन्हें मैक्सिमम सज़ा दी कि एक तो आप कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हो, फिर लोगों को ऐसे डिफेम करते हो, तो आप डिज़र्व करते हो कि आपको मैक्सिमम सेंटेंस दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रीज़न दिया है कि आखिर ट्रायल कोर्ट ने क्यों उन्हें मैक्सिमम सेंटेंस दिया था। ठीक है। इस रीज़न के वजह से उन्हें मैक्सिमम सेंटेंस दिया गया है, क्योंकि तो उन्होंने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की थी, नहीं माना था और लोगों को डिफेम भी कर रहे हो, तो आप डिज़र्व करते हो, ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। ठीक है। इसी वजह से ट्रायल कोर्ट ने, गुजरात के ट्रायल कोर्ट ने इन्हें सज़ा दी, एंड सर्टनली questioned its relevance by remarking that had the court admonition come prior to his speech, तो और ये भी उन्होंने रिमार्क किया और ये भी उन्होंने कहा कि क्या ट्रायल कोर्ट को ये ध्यान में था कि जो कोर्ट के द्वारा उनको एडमोनिश किया गया था, कोर्ट के द्वारा उन्हें वार्निंग की गई थी, ये उनके कहने के बाद कहा गया था या फिर उनके कहने के पहले कहा गया था। ठीक है। जब उनका ये चोरों वाला रिमार्क था, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो उन्हें वॉर्न किया था, जो कोर्ट ने राहुल गांधी जी को वॉर्न किया था, वो इनके रिमार्क देने से पहले ही वॉर्न कर दिया था कि आप ऐसे कुछ भी ना कहो, या फिर किसी भी रीज़न से, जिस भी रीज़न से उन्हें वॉर्न किया गया था, वो इनके इस रिमार्क वाले चीज़ से पहले ही वॉर्न कर दिया गया था कि आप ऐसा मत करो। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रायल कोर्ट, आपने वो जो पहले हमने कहा गया था, आप उस चीज़ को इस केस से कैसे रिलेट कर रहे हो। ठीक है, उन्होंने अवहेलना की थी कोर्ट के आदेश की, पर आप वो तो हमने उन्हें पहले ही कह दिया गया था। ठीक है। दैट हैड कोर्ट डिनोमिनेशन केम प्रायर टू हिज स्पीच, प्रायर टू स्पीच मतलब जिस स्पीच में उन्होंने ये रिमार्क्स दिया था, हमने उसे पहले ही उन्हें कह दिया गया था। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने ये स्पीच दी है उसके बाद हमने वॉर्न किया है फिर भी उन्होंने नहीं माना है, तो ठीक है, फिर आप उन्हें ये सेंटेंस दे सकते हो, पर हमने तो उन्हें पहले ही वॉर्न किया था, तो आप उस चीज़ को इससे कैसे जोड़ रहे हो। ही वुड हैव बीन मोर केयरफुल। ठीक है। तो वो ज़्यादा केयरफुल होते थे। ठीक है। तो ऐसा कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया। अ रिग्रेटेबल फीचर इज़, देखो अब इस फीचर के लिए इज़ लिखा है। ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है। ठीक है। ये आपको ग्रामर दिखानी थी मुझे। तो ए रिग्रेटेबल फीचर ऑफ द जुडिशरी, मतलब रिग्रेटेबल इज़ जो आपको दुख देता है, जो आपको निराशाजनक फीलिंग देता है। तो क्या चीज़ है वो जुडिशरी का फीचर जो आपको निराश कर देता है कि इन दिनों, दीज डेज इज़, इन दिनों वन हैज़ टू गो ऑल द वे टू सुप्रीम कोर्ट फॉर जस्टिस। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट में तो कोई भी जस्टिस मिल ही नहीं रहा है, बिकॉज पिछले वाले पैराग्राफ ने हमने पढ़ा ना कि ट्रायल कोर्ट ऐसे ही मतलब बिना किसी रीज़न के अपने कोर्ट में अवेलना की थी, ऑल्दो वो उन्हें पहले ही कह दिया गया था, आप उस चीज़ को इस चीज़ से जोड़ रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि जो निचली अदालतें हैं ना, ऑथर कह रहे हैं कि निचली अदालतें सही से केसेस का निपटारा नहीं कर पा रही हैं, तो प्रॉपर जस्टिस के लिए हमें हर एक चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर क्लियरली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जुडिशरी सिस्टम को। ठीक है। तो यही वो कह रहे हैं कि हाँ, हमें हर छोटी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। इन द केस ऑफ मिस्टर गांधी, अगर हम मिस्टर गांधी के केस को कंसिडर करें, डॉजी इज़
जिसका कोई प्रॉपर ये नहीं है, क्या कहते हैं हम उस, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। तो बिना लॉजिक के ही आपने डेफेमेशन केस लगा दिया था, बिना किसी तर्क वितर्क के आपने मिस्टर गांधी पे केस चल गया है डेफेमेशन का सूरत में, जो कि वो केस चल रहा था। तो इस बिना किसी बेबुनियादी केस के वजह से क्या रिजल्ट हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, इन बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ डिफेमिंग एन अमॉर्फस, अमॉर्फस इज जो क्लियर नहीं है, ठीक है, amorphous collective of people with a particular surname and sentenced a 2 year prison। देखो यहाँ पे भी वो 2 year का रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। यहाँ पे आर्टिकल है, हाइफनेशन भी है, ठीक है, अ 2 year prison term। तो बिना किसी बात के आपने उन पे डेफेमेशन का केस लगा दिया, और वो भी क्लियर भी नहीं था, अमॉर्फस था। मतलब अमॉर्फस कलेक्टिव ऑफ पीपल, जो क्लियर भी नहीं था कि आखिर उन्होंने किन पर्टिकुलर लोगों को कहा था, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने किसी एक व्यक्ति को कहा हो, आपने तो इसे पूरे समाज को ही ले लिया, ऐसा ये ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। अब भाई कोई भी, अब देखो कोई भी कहेगा कि ऐसे पर्टिकुलर सरनेम वाले सभी लोग चोर होते हैं, मतलब उनका मतलब क्या था, उन्होंने सभी मोदी सरनेम वालों को चोर ही कह दिया ना, जाहिर सी तो बात यही है ना। चाहे ठीक है उनका कुछ भी कहने का मकसद हो, उनका ये मतलब हो या ना हो, पर उनके सेंटेंस से तो यही झलकता है ना कि उन्होंने सारे मोदी लोगों को चोर कह दिया। तो कहीं ना कहीं देखो कोर्ट ने भी ये सही ही माना था ना। पर ठीक है, अब फिर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उतना भी आपने ऐसे कैसे कंसीडर कर लिया कि उन्होंने सभी को कह दिया, ठीक है। एमॉर्फस कलेक्टिव ऑफ पीपल विद पर्टिकुलर सरनेम, तो उन्होंने कह दिया कि आपने कैसे मान लिया कि उन्होंने सभी को कह दिया। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पर्टिकुलर किसी पर्सन को कहा हो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे केस की वजह से उन्हें 2 साल की सज़ा भी सुनवाई दी गई थी, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं था, डॉजी डेफेमेशन था, ठीक है। द लोकसभा सेक्रेटरीट प्रॉम्प्टली नोटिफाइड, प्रॉम्प्टली मतलब एकदम निष्ठा से, ऑनेस्टी से लोकसभा सेक्रेटरी ने बहुत प्रॉम्प्टली, जल्द से जल्द, क्विकली उन्होंने क्या कर दिया, नोटिफाइड हिज डिस्क्वालिफिकेशन। तो जैसे ही निचली अदालत से ये आया था ऑर्डर कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तो उन्होंने जल्द से जल्दी ही वेरी नेक्स्ट डे, उसके अगले ही दिन उन्होंने राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया आफ्टर हिज कन्विक्शन। तो जब उनके ऊपर ये केस सिद्ध हुआ कि हाँ, उन्हें जब दोषी करार कर दिया गया, उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। इवन इफ देर वॉज एन आर्ग्यूबल केस फॉर द रिमार्क्स अमाउंटिंग टू डिफेमेशन, द इम्पोजिशन ऑफ द मैक्सिमम परमिसेबल सेंटेंस वॉज क्वाइट परवर्स इज, ठीक है, परवर्स इज इलॉजिकल, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इवन इफ देर वॉज एन आर्ग्यूबल केस, ऑल्दो एक आर्ग्यूबल केस था, ठीक है, हम मानते हैं कि उन्होंने डेफेमेशन किया था, पर ठीक है, हम मानते हैं कि उनके रिमार्क्स डिफेमिंग थे कहीं ना कहीं, पर उनको मैक्सिमम सज़ा देना, मैक्सिमम परमिसेबल सेंटेंस मतलब जो उनको मैक्सिमम सज़ा देना ना, ये बात ना कहीं क्वाइट परवर्स है, मतलब क्वाइट इलॉजिकल है, ठीक है। उन्होंने कुछ डिफेम करने वाला कहा होगा, पर इतना भी नहीं था कि आप उनको 2 साल, जो मैक्सिमम सज़ा होती है इस केस में, इतना भी नहीं कहा था कि आप उन्हें मैक्सिमम सज़ा दें, ठीक है। देखो यहाँ पर बोथ एंड एंड का कॉम्बिनेशन है, वो मुझे आपको दिखाना था। हमेशा बोथ एंड एंड का कॉम्बिनेशन होता है जब आपको दो चीज़ें कहनी होती है कि हाँ ये तो चीज़ है ही, साथ साथ ये भी चीज़ है, तब आपका बोथ और एंड का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। आप हर एक बात में बोथ एंड का कॉम्बिनेशन मत ढूंढना। जब आपको दो चीज़ें कहनी होती है कि हाँ ये भी चीज़ है, साथ साथ ये भी चीज़, तब आप बोथ एंड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट बोथ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन सूरत, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सूरत का, और ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेट इस दुर्भाग्य की बात है। ऑथर ऐसा कह रहे हैं कि ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि दोनों ही, दोनों ही, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सूरत का वो और गुजरात हाई कोर्ट है, दोनों ने ही डिक्लाइन कर दिया था स्टे हिज कन्विक्शन। तो ऑथर कह रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने उनके कन्विक्शन पे स्टे लगा दिया है, तो उनका ये बात साफ है ना कि जो दोनों कोर्ट्स का डिसीजन था कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था कि नहीं, हम उनकी सज़ा पे रोक नहीं लगाएंगे। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि दोनों ही कोर्ट्स ने कह दिया था कि नहीं,
जो भी डिसीजन दिया गया है वो सही है, हम उनकी सज़ा पे रोक नहीं लगाएंगे। एन इंटरवेंशन दैट कुड हैव रिस्टोर्ड हिज मेंबरशिप, अगर वो स्टे लगा देते थे उनके सज़ा पे तो उनकी मेंबरशिप जाने से बच जाती थी, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। ठीक है, विथ ग्रैंडॉइस कमेंट्स टू द इफेक्ट दैट द ऑफेंस वॉज ग्रेव, तो उन्होंने स्टे तो लगाया नहीं पर दोनों ही कोर्ट्स ने बड़ी बड़ी बातें कही। ग्रैंडॉइस कमेंट्स इस बड़ी बड़ी बातें पर जो इतनी लॉजिकल नहीं होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े कमेंट्स दिए कि उन्होंने जो ऑफेंस किया है वो बहुत ही ग्रेव है, वो बहुत ही सीरियस है, पर इतना भी सीरियस नहीं था कि आप उन्हें 2 साल की सज़ा दें, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप इस पर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये जो उन्होंने कमेंट किया था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, क्या ये डिज़र्व करता है सच्ची में 2 साल की सज़ा, है ना? क्या उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही है कि उनके सज़ा पे रोक लगा दी गई है? आप ज़रूर से अपने कमेंट्स में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपकी क्या राय है। ठीक है, तो ऑथर कह रहे हैं चलो उन्होंने स्टे तो नहीं लगाया सज़ा पे दोनों ही कोर्ट्स ने, बल्कि और बड़ी बड़ी बातें कह दी कि हाँ उन्होंने जो ऑफेंस किया है वो बहुत ही ग्रेव है, वो बहुत ही सीरियस है, ग्रेव इज़ सीरियस, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनकी सज़ा पे रोक नहीं लगाई, स्टे नहीं लगाया उनके कन्विक्शन पे। दैट इट वॉज रिमार्क्ड बाय मॉरल ट्राइपिट्यूड, और इतना ही नहीं, ग्रेव तो कहा ही बल्कि उन्होंने कहा कि ये मॉरल ट्राइपिट्यूड है, उनका बिहेवियर मॉरली सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं ना, जो बातें वो कर रहे हैं, जो उन्होंने ये रिमार्क्स पास किए, ये मॉरली सही नहीं है, उनका मॉरल बिहेवियर सही नहीं है। एंड ही डिड नॉट डिज़र्व द बेनिफिट ऑफ स्टे ऑफ कन्विक्शन, और उन पे हम ये और वो डिज़र्व भी नहीं करते हैं कि उनके कन्विक्शन पे स्टे लगाया जाए। ठीक है, डिड नॉट डिज़र्व द बेनिफिट ऑफ स्टे ऑफ कन्विक्शन, वो बहुत ही उनका मॉरल बिहेवियर सही नहीं है, और उन्होंने जो ये ऑफेंस किया है वो बहुत ही ग्रेव है, बहुत ही सीरियस है, दोनों ही कोर्ट्स ने कहा। और दोनों ही कोर्ट्स ने ये बात कही, और उन्होंने कहा, दोनों ही कोर्ट्स ने कहा कि वो डिज़र्व नहीं करते हैं उनके कन्विक्शन पे स्टे, बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ वॉज टू कीप द ऑफेंडर्स आउट ऑफ द पब्लिक ऑफिस टू मेंटेन प्योरिटी इन पॉलिटिक्स। और कोर्ट कह रहे हैं कि हम उन्हें क्यों ऐसी सज़ा दे रहे हैं, बिकॉज उन्होंने ये सब तो किया ही है, उनका मॉरल बिहेवियर भी सही नहीं है, और हम ये चाहते हैं, कोर्ट चाहता है कि जो ऑफेंडर्स हैं, जो ऐसे मॉरली लोग सही नहीं हैं, हम उन्हें पब्लिक ऑफिस से दूर रखें ताकि प्योरिटी मेंटेन रहे। पब्लिक ऑफिसेज जो जनता के लिए काम करता हो, अगर वो एमपी है तो मतलब जनता के लिए काम कर रहे हैं ना, तो ऐसे लोगों को हम दूर रखें जिनका मॉरल बिहेवियर सही नहीं है, ताकि पॉलिटिक्स की जो प्योरिटी है वो मेंटेन रहे, वो बनी रहे। ठीक है, द लोकसभा सेक्रेटरीट शुड शो द सेम प्रॉम्प्टिट्यूड इन रिस्टोरिंग हिज मेंबरशिप एंड एनेबल हिम टू पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री डिबेट्स। अब ऑथर कह रहे हैं कि लोकसभा जो सेक्रेटरी है ना, उनको सेम प्रॉम्प्टिट्यूड दिखाना चाहिए। ठीक है, वो सेम क्विकनेस दिखानी चाहिए जितनी क्विकनेस उन्होंने इनको निकालने में की दिखाई थी ना, उसी क्विकनेस के साथ अब इनकी मेंबरशिप को भी रिस्टोर करना चाहिए, और इनको अलाउ करना चाहिए कि पार्लियामेंट की डिबेट्स में इनको अलाउ किया जाए। ठीक है, तो ऑथर बहुत ही उत्सुक है राहुल गांधी को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज कल ही ये सुप्रीम कोर्ट का, कल नहीं, आई थिंक फ्राइडे को ये शायद डिसीजन आया था, हाँ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्राइडे और सैटरडे। तो हाँ, ये बहुत ही उत्सुक दिखाई दे रहे थे मुझे राहुल गांधी जी के लिए ऑथर। हाँ, बिकॉज आज दोपहर में ही राहुल गांधी जी की मेंबरशिप रिस्टोर हो चुकी है। यस, तो ठीक है, चलो एनीवेज, तो ऑथर कह रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द अब लोकसभा के जो स्पीकर हैं, सेक्रेटरी जो स्पीकर हैं, उनको जल्द से जल्द रिस्टोर करना चाहिए उनकी मेंबरशिप को, और डिबेट में अलाउ करना चाहिए। कौन से डिबेट्स में? स्पेशली द अपकमिंग वन ऑफ ऑन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड बाय द अपोजिशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मैंने आपको समझा दिया था, अविश्वास प्रस्ताव। तो जो अविश्वास प्रस्ताव अपोजिशन ने पास किया है स्पेशली उस डिबेट में, तो इनको अलाउ करना चाहिए। ठीक है, द कॉज ऑफ इंश्योरिंग प्योरिटी इन पॉलिटिक्स इज सर्टनली नॉट सर्व्ड। तो ऑथर अब कह रहे हैं कि जो ट्रायल कोर्ट्स ने कहा था ना कि वो प्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो ऑथर कह रहे हैं कि इस प्योरिटी को हम ना ऐसे मेंटेन नहीं कर सकते हैं
by keeping the elected representatives from parliament on the basis of a case that rests on flimsy grounds. Flimsy is unreasonable, not so clear. ठीक है, तो ऐसे ग्राउंड्स पे, ऐसे तथ्यों पे, ऑन फ्लिम्जी ग्राउंड्स मतलब बेबुनियादी तर्क वितर्कों पे आप उन चीज़ों पे आप पार्लियामेंट के जो जनता के द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब ये राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि जो जनता के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर आप उनको पार्लियामेंट से दूर रखते हो ना, आप उनको दूर रख के ना पॉलिटिक्स में प्योरिटी को नहीं मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, स्पेशली जब उनके ऊपर फ्लिम्जी ग्राउंड्स, फ्लिम्जी इज़ नॉट सो क्लियर, बेबुनियाद इलॉजिकल ग्राउंड्स पे अगर उनको कन्विक्ट करके उनको सज़ा दे के आप दूर रख रहे हो, तो आप ऐसे पॉलिटिक्स में प्योरिटी नहीं मेंटेन कर सकते हो। क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो कोर्ट को। ठीक है, इंडीड सच अ प्रोसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्चुअली सबवर्ट्स डेमोक्रेसी। और वो कह रहे हैं बल्कि और चीज़ें खराब, इंडीड इज़ बल्कि, और जो डिस्क्वालिफिकेशन का आपका ये जो प्रोसेस है ना, ये और ज़्यादा ना डेमोक्रेसी को सबवर्ट कर देगा। सबवर्ट इज़ अंडरमाइन कर देगा, मतलब डेमोक्रेसी को और ज़्यादा ये ख़राब कर देगा, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को और ज़्यादा इग्नोर कर देगा। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि आप अलाउ कीजिए ऐसे ही बेबुनियादी तर्क वितर्कों पे किसी पे भी केस ना चलाइए, और जनता के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड है आप उन्हें अलाउ कीजिए। ठीक है, मतलब बेबुनियाद तरीके से आप कुछ भी मत करिए। सो अब हम आते हैं, ये हिंदी में आपका आर्टिकल है, मैंने पूरा ट्रांसलेट करके रखा है। ठीक है, वो 3 स्लाइड्स हैं, आप उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो। अब हम आते हैं टोन पे। सो व्हाट इज़ द टोन ऑफ द आर्टिकल? क्लियरली क्रिटिकल इज़ द टोन ऑफ द आर्टिकल। ऑथर ने क्रिटिसाइज़ किया है जुडिशरी सिस्टम को। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस लिखा है कि आखिर हमने क्यों क्रिटिकल टोन कहा है आज के आर्टिकल को। ठीक है, क्यों हमने क्रिटिकल टोन रखा है, मतलब क्यों आखिर कहा जा रहा है कि आज के आर्टिकल का टोन क्रिटिकल है। ठीक है, द टोन ऑफ द आर्टिकल इज़ क्रिटिकल ऑफ द जुडिशरी। क्रिटिसाइज़ कर रहा है ऑथर जुडिशरी को और लोकसभा सेक्रेटरी को। ठीक है, मतलब आपने बहुत जल्दी जल्दी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है, द ऑथर बिलीव्स दैट द कन्विक्शन ऑफ द राहुल गांधी वॉज अनजस्ट। अनजस्ट इज़ मतलब फेयर नहीं है, ऑथर ऐसा बिलीव करते हैं। एंड द मैक्सिमम सेंटेंस वॉज परवर्स। परवर्स इज इलॉजिकल सा था, उन्हें नहीं देना चाहिए था मैक्सिमम सज़ा। ठीक है, आप 1 महीना 2 महीना 6 महीना दे दो, 2 साल मैक्सिमम सेंटेंस 2 साल की तो वो डिज़र्व नहीं करते हैं ऑथर के हिसाब से। द ऑथर ऑल्सो बिलीव्स दैट लोकसभा सेक्रेटरीट शुड हैव शोन द सेम प्रॉप्टिट्यूड इन रिस्टोरिंग गांधीज मेंबरशिप। वो ऑथर कह रहे हैं कि उन्हें और क्विकनेस भी दिखानी चाहिए थी, कि उनको रिस्टोर कर देना चाहिए अब उनके मेंबरशिप को, एज डिड इन डिस्क्वालीफाइंग हिम। जैसे ही उनको डिस्क्वालीफाई किया था उतनी ही तत्परता के साथ अब उनको रिस्टोर भी करना चाहिए। ओवरऑल द टोन ऑफ द आर्टिकल इज़ वन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। तो ऑथर क्लियरली डिससेटिस्फाइड हैं, जो ट्रायल कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उससे वो डिससेटिस्फाइड है। द वे द केस वॉज हैंडल, तो जिस तरीके से दोनों ही कोर्ट्स ने केस को हैंडल किया था उससे वो डिससेटिस्फाइड है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को वो सही मान रहे हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है, उनके सज़ा को रोक दिया गया है, पर जो दोनों कोर्ट्स हैं, ओवरऑल जुडिशरी सिस्टम है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है ओवरऑल जुडिशरी सिस्टम को। ठीक है, सम स्पेसिफिक वर्ड्स, देखो वैसे तो हम किसी गिने चुने वर्ड से या फिर टाइटल से हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कुछ वर्ड्स को देख के हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्रिटिकल है। हमें पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ना होता है, समझना होता है, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि टोन क्या है। पर इन वर्ड्स से हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमें और ज़्यादा श्योरिटी मिलती है कि हाँ टोन क्रिटिकली था। तो कौन से थे वो सेंटेंसेस जिससे हमें पता चला? देखो ये आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि आर्टिकल की टोन क्रिटिकल भी हो सकती है। तो जैसे डॉजी डेफेमेशन केस, मैक्सिमम परमिसेबल सेंटेंस, ग्रैंडॉइस कमेंट्स, मतलब बड़े बड़े कमेंट्स मारता है कोर्ट। ग्रेव ऑफेंस, कोर्ट ने तो इसको ग्रेव ऑफेंस ही कह दिया। मॉरल ट्रॉम्प्टिट्यूड कह दिया कोर्ट ने। द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ वॉज टू कीप ऑफेंडर्स, जो प्योरिटी वाला था। द केस दैट रेस्ट्स ऑन फ्लिम्जी ग्राउंड्स, ये सब ऑथर कह रहे थे कि जो केस है वो फ्लिम्जी ग्राउंड्स पे बेस्ड है। प्रोसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन सबवर्ट्स डेमोक्रेसी, तो ऐसे सारा प्रोसेस डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है। तो इन सारे वर्ड से हम ये अश्योर कर सकते हैं कि हाँ टोन क्रिटिकली था। ठीक है, दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस
all convey a sense of disapproval and dissatisfaction. The author clearly believes that the conviction of Rahul Gandhi was wrong. ऑथर ये क्लियरली बिलीव करते हैं कि उनको सज़ा गलत तरीके से दी जा रही थी एंड द वे द केस वॉज हैंडल्ड वॉज अनफेयर, और केस भी अनफेयर था. तो इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आज का टोन क्रिटिकल था. ठीक है, देखो मैंने विथ रीज़न आपको बताया कि हम क्यों क्रिटिकल कहते हैं किसी भी आर्टिकल को, ताकि आपको आगे से समझ में आए कि हम टोन को आखिर कैसे डिसाइड करते हैं. ठीक है, अब आपका आता है बैंक एग्ज़ाम मॉडल क्वेश्चन पेपर. देखो फिलर्स का ये आपका क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली देखा जाता है. यहाँ पे आपको ब्लैंक भरना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे सही आएगा. देखो इसे ध्यान से करना, ये आपका इसी आर्टिकल से लिया गया है ये आपका क्वेश्चन. वैसे तो इस पर कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, पर इसके जो ऑप्शंस हैं ना वो बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ही बढ़िया से हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. अगर आप सच्ची में आपको वोकैब की अच्छी से आपको सच्ची में वोकैबलरी समझ में आई है, आपको मीनिंग्स अच्छे से आते हैं, तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर सही से कर पाओगे. ठीक है, जल्दी से अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. पढ़िए इस पैराग्राफ को. इस पैराग्राफ में टू ब्लैंक्स नहीं है. ठीक है, सॉरी ये गलती से प्रिंट हो चुका है. ठीक है, इससे मत पढ़िए. यहाँ तक है आपका क्वेश्चन. चूज़ द पेयर ऑफ वर्ड दैट बेस्ट फिल्स द ब्लैंक. तो कौन सा वर्ड सही तरीके से फिल करेगा. यस yes, the correct option is option number B. The bench headed by Justice B.R. Gavai has noticed that absence of a substantive reason. Substantive is अच्छा खासा रीज़न. कन्विंसिंग इज ऑल्सो अच्छा खासा. ठीक है, बेबुनियादी ना हो ऐसा रीज़न. अब्सेंस मतलब कोर्ट ने ये नोट किया कि अब्सेंट था. अच्छा खासा रीज़न या फिर कन्विंसिंग रीज़न नहीं था जो कि ट्रायल कोर्ट ने मैक्सिमम सेंटेंस दिया है. ठीक है, वो अब्सेंट था. अच्छा खासा रीज़न नहीं था कोर्ट के पास देने के लिए, इसीलिए हमने उनके सज़ा पे हमने रोक लगा दी है. ठीक है, या तो आपको आर्टिकल से समझ में आएगा. अब ऑप्शन ए क्यों नहीं है, ऑप्शन सी क्यों नहीं है, ऑप्शन डी क्यों नहीं है. देखो ये सारे वर्ड्स का अब मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ. ठीक है, सब्सटेंसिव तो ये आपका हो गया अच्छा खासा, पर सीरियस फिर नहीं आएगा. ठीक है, कन्विंसिंग है फिर आपका सीरियस नहीं आएगा. ये दोनों पेयर सही नहीं है. कन्विंसिंग तो है पर आपका फिर वेट ही नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा मैंने यहाँ पे लिखा है. देखो कन्विंसिंग और सब्सटेंसिव दोनों का यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेसिस और फाउंडेशन. तो कैसा अच्छा खासा रीज़न या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं था ट्रायल कोर्ट के पास उन्हें सज़ा देने के लिए, इसीलिए हमने बी आर गवई जी ने जो उनका बेंच वो लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सब्सटेंसिव रीज़न नहीं था, अच्छा खासा रीज़न नहीं था, इसीलिए हमने उनके सज़ा को रोक दिया गया है. ठीक है, इन द सेंटेंस द वर्ड सब्सटेंसिव इज यूज टू डिस्क्राइब द रीज़न दैट द ट्रायल कोर्ट गेव फॉर अवॉर्डिंग मिस्टर गांधी अ ट्रू ईयर प्रेजेंटम. तो वो तो मैंने आपको समझा दिया. द वर्ड कन्विंसिंग इज यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ द एविडेंस. मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था. स्ट्रेंथ ऑफ द एविडेंस मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था ट्रायल कोर्ट के पास उन्हें सज़ा देने का, इसीलिए भी हम उनके सज़ा को रोक रहे हैं. ठीक है, ये उससे मीनिंग आ रहा है. ठीक है, अब जो द अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. तो बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों थे. देखो सब्सटेंसिव तो सही है, पर जो कन्विंसिंग भी फिर आपका कन्विंसिंग भी सही है, पर इनकरेक्ट जो वर्ड थे सीरियस, जो आपका सीरियस आ रहा था, सीरियस यहाँ पे मतलब होता है इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बेसिस वाला मीनिंग चाहिए था, इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट नहीं चाहिए था. वेटी, अगर कोई भी चीज़ वेटी है तो उसका मतलब होता है हैविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस. हमें वो नहीं चाहिए था, ग्रेट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस वाला नहीं चाहिए था, हमें मीनिंग स्ट्रॉन्ग बेसिस वाला चाहिए था. ठीक है, सो नीदर ऑफ द वर्ड्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड सब्सटेंसिव. ठीक है, तो सब्सटेंसिव और कन्विंसिंग का कोई भी हमें फिट नहीं बैठ रहा था वर्ड, इसीलिए हमने बाकी ऑप्शंस वो इनकरेक्ट थे और ऑप्शन बी ही सही था. ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन. थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे. होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है,
और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इस सेशन को शेयर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहिए, ठीक है। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।